हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल 30 दिसंबर को गुजरात किडनी हॉस्पिटल्स का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो तीन आईपीओज हैं उन्होंने अपनी डीआरएचपी वगैरह फाइल की है। तो कौन कौन से ये तीन आईपीओज हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसी के साथ में मार्केट का हाल भी जानेंगे, क्योंकि मार्केट जो है लगातार गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ एक आध दिन दो दिन तेजी होती है, फिर मार्केट डाउन होता है। मतलब मार्केट के काफ़ी बुरे हाल हो रखे हैं। तो अभी ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर आपको हाथों हाथ अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं, इसीलिए ज्वाइन करके रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई होल्ड सेल का भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। और जीएमपी वगैरह के बारे में या कुछ भी चीज़ के बारे में डिस्कस करें तो जीएमपी के भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना है, सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो सबसे पहले गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का जो आईपीओ उसकी कल 30 दिसंबर को लिस्टिंग है। 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 9:35 से 9:45 तक प्री मार्केट के अंदर आप ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको पहले सेल करना, बाय करना, वो कर सकते हैं। और सर्च कैसे करते हैं तो आप सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो 114 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। 114 इसके अंदर हमें अलॉट हुआ है। और जो जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है 0। मतलब ग्रे मार्केट के अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि फ्लैट लिस्टिंग होनी चाहिए। और डिमांड वगैरह है नहीं, इस हिसाब से लग रहा है कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। बट अभी इसके आसपास कोई आईपीओज भी नहीं है ज़्यादा, तो हो सकता है कि भाई नेगेटिव ना हो, हल्का फुल्का कोई लिस्टिंग वगैरह मिल जाए तो बढ़िया बात है। बाकी शुरुआत से डिमांड तो कम ही थी, अब लिस्टिंग हल्का फुल्का मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिला तो कोई शॉकिंग वाली बात नहीं, और नेगेटिव लिस्ट भी हुआ तो कोई बड़ा शॉक वाली बात नहीं है, क्योंकि डिमांड शुरुआत से ही जो है कम थी। बट ऐसा लग रहा है कि भाई इसके आसपास अभी कोई आईपीओज नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रद्दी खराब कंपनी है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो कोई नेगेटिव लिस्ट हो जाए, थोड़ा बहुत पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद है कि भाई लोगों को नुकसान ना हो। अब कल ये डिमांड सप्लाई पर ही डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। और अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि शुरुआत से ही डिमांड वगैरह कम थी, तो उस हिसाब से पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था। अब जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है, तो भाई जो भी लिस्टिंग वगैरह मिलता है, फ्लैट लिस्टिंग होती है, हल्का फुल्का मतलब नुकसान भी होता है, तो वो लेकर एग्जिट होना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। टारगेट अगर आपका शॉर्ट टर्म के लिए था, तो अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में पहला पॉजिटिव ये है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा काम में आने वाला है। और आज की तारीख में अगर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह देखें तो अच्छे हैं, डेट वगैरह कंट्रोल के अंदर है, ये अच्छी बात है। बट जो इसके फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट को देखते हुए लग रहा है कि भाई 1-2 साल और देने पड़ेंगे कंपनी को अपनी ग्रोथ, जो ये फाइनेंशियल ग्रोथ है, कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि पता चले कि हाँ इसके फाइनेंशियल्स वगैरह इस तरह के रेवेन्यू के अंदर हर साल ग्रोथ कर रही है। तो 1-2 साल और लगेंगे स्टैब्लिश होने में। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद अच्छी रहेगी, 71.45%, बहुत बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स एक है कि बड़ा थोड़ी वैल्यूएशन ज़्यादा है। वैल्यूएशंस जो अपने पीयर्स के मुकाबले इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है, और छोटी कंपनी है, रेवेन्यू वगैरह भी काफ़ी छोटा है, उस हिसाब से वैल्यूएशंस काफ़ी महंगी है। और कंपनी थोड़ा सा अर्ली स्टेज के अंदर है, और ये सेक्टर काफ़ी कम्पिटिटिव है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है ना। तो उससे थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस लेके आना, अर्ली स्टेज के अंदर होना, थोड़ा 1-2 साल और देने चाहिए थे कंपनी को। ये मैं पहले भी रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा सा 1-2 साल और दें तो ज़्यादा बढ़िया है, उसके बाद आईपीओ लेके आए तो ज़्यादा बढ़िया है। ताकि क्या है कि जो इसकी ग्रोथ है, इसके रेवेन्यू है, प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है, वो लगातार हमें 3-4 साल तक दिखे, तब पता चले कि हाँ ये कंपनी इस तरह की ग्रोथ करती है, इस तरह का रेवेन्यू जनरेट करती है, ये प्रॉफिट के अंदर इसकी ग्रोथ है। तो क्या है कि एक्चुअल जो बैलेंस शीट है, एक्चुअल फाइनेंशियल्स हमें पता चले। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा जल्दी लेके आए हैं, 1-2 साल और देने चाहिए थे मिनिमम। बाकी ओवरऑल इस सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे वेल स्टैब्लिश प्लेयर हैं, इससे अच्छी वैल्यूएशंस पर हमें प्लेयर्स जो हैं या जो भी शेयर्स हैं वो मिल रहे हैं, जो इससे कई बड़ी कंपनियां रेवेन्यू के मामले में देखा जाए तो, मार्केट कैप के मामले में देखा जाए तो कई बड़ी और इससे अच्छी वेल स्टैब्लिश कंपनीज हैं। तो थोड़ा बस एक ही इसके अंदर थोड़ा रिस्क है कि भाई वो थोड़ा सा जल्दबाजी है। बाकी उसके अलावा कोई ऐसा विशेष रद्दी कंपनी नज़र नहीं आ रही कि भाई ख़राब कंपनी है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा रिस्क है, वैसा भी नहीं है। अभी रिसेंटली 1-2 साल में फाइनेंशियल्स वगैरह ठीक हुए हैं, तो वो भी चीज़ है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप आगे का कोई भी डिसीजन बनाइएगा। भाई आपको लगता है कि भाई मुझे इस कंपनी पर भरोसा है, या आने वाले टाइम में भी ऐसे फाइनेंशियल्स रखेगी, ऐसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा, तो बढ़िया है, वेल एंड गुड, लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि भाई कोई भरोसा नहीं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा,
तो दूर रहना बढ़िया। मतलब ये चीज़ आपको दिमाग में रखते हुए ही डिसीजन बनाना है। मैंने आपको तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी, अब आपको क्या डिसीजन बनाना है वो आपको सोचिए। तो आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरफ से कोई बाय सेल का, होल्ड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर दोस्तों जो 3 IPOs हैं जिन्होंने अपनी DRHP फाइल की है, 2 IPOs जिन्होंने 27 दिसंबर को अपनी DRHP फाइल की थी। तो पहली कंपनी मोबाइल फोन रिटेलर है SS रिटेल। इसके 300 से ऊपर मोबाइल स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर देखा जाए तो, और काफ़ी बड़ा रिटेलर है। तो ये 500 करोड़ रुपए की इशू साइज का IPO लेकर आने वाले हैं। इन्होंने अपनी DRHP फाइल कर दी है, इसके अंदर ये जानकारी थी, जिसके अंदर 300 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाएगी, 200 करोड़ रुपए OFS के जरिए कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। तो अभी DRHP फाइल की, अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा IPO वगैरह आने में। मतलब आप मान के चलिए कि भाई अप्रूवल वगैरह मिलने में 6 महीने तो लग ही जाएंगे। फिर दोस्तों एक और कंपनी है WOG टेक्नोलॉजीज या वॉक टेक्नोलॉजीज। इसने भी 27 दिसंबर को अपनी DRHP फाइल की थी। इसके अंदर 375 करोड़ रुपए के अंदर फ्रेश इश्यू शेयर्स है, ठीक है, और 4.32 मिलियन शेयर्स OFS के जरिए ये सेल करने वाली है। मतलब ये जो जानकारी DRHP के अंदर है वही बता रहा हूं आपको। ये कंपनी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कह सकते हैं। ज़्यादा डिटेल जब भाई इसको अप्रूवल मिलेगा, IPO आएगा तब देखेंगे। तो इसने भी अपनी DRHP 27 दिसंबर को फाइल की है, और अभी मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ही 5-6 महीने तो लगेंगे अप्रूवल वगैरह के अंदर। फिर दोस्तों एक और कंपनी है न्यूलाइट ZKW लाइटिंग्स। तो इसने अपनी DRHP 29 दिसंबर को फाइल की है, मतलब आज की तारीख में। तो ये IPO 600 करोड़ रुपए के इशू साइज का हो सकता है, और ये जो भी पिछले 2 IPOs है उनसे थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। इसके अंदर 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू होंगे, 200 करोड़ रुपए का OFS होगा। तो ये कंपनी ऑटोमोटिव, मतलब ऑटोमोटिव क्या है, ये जो वाहन वगैरह जिनको बोलते हैं, उनकी लाइटिंग्स वगैरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, जब IPO वगैरह नजदीक होंगे उस टाइम हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। ये अभी 3 IPOs हैं जिन्होंने अपनी DRHP फाइल की है। देखिए मैं आपको कहता भी हूँ कि लगभग IPOs को रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। अभी देखिए मेन बोर्ड IPO ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा दूसरी जानकारी भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जब मेन बोर्ड IPOs होते हैं तब इतना समय भी नहीं मिल पाता कि भाई जो IPO DRHP फाइल की, किसकी DRHP अप्रूव हुई, तो वो पता नहीं चलता है। मतलब पता तो चल जाता पर टाइम नहीं होता, क्योंकि दूसरे वीडियोस भी कवर करने होते हैं, यूँ है। तो अभी टाइम है तो हमें सारी जानकारी अवेलेबल हो रही है। और भी IPO से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी जो आपको जानकारी अब मिलती रहेगी, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो ये हो गए IPOs वगैरह की बात। अब दोस्तों बात करें मार्केट की। मार्केट के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है, मतलब हल्की हल्की सी गिरावट थी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सारे जो इंडेक्स थे, जो मुख्य इंडेक्स है, उन लगभग सभी में आज गिरावट देखने को मिली है। और आप पूछेंगे कि गिरावट के पीछे का कारण क्या है, तो जो 1-2 दिन तेजी थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। FIIs लगातार सेल कर रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अभी तक कुछ भाई निश्चित चीज़ें दिख नहीं रही है। जैसे गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण भी, जैसे फिक्स एसेट होते हैं गोल्ड, सिल्वर के दाम तो भाई वो सोलर वगैरह इंडस्ट्री के कारण बढ़ रहे हैं। बाकी जो फिक्स्ड एसेट होते हैं तो इनके दाम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर ज़्यादा होती है, तो लोग क्या है कि फिक्स्ड एसेट की ओर जाते हैं। जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गए, गोल्ड वगैरह हो गया, FDs हो गई, उनकी तरफ लोग ज़्यादा चाहते हैं। इस कारण क्या है कि मार्केट के अंदर आप समझ के चलिए अनसर्टेनिटी जो है बनी रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई 2023 तक जो कोविड के बाद हमने 2023 तक बढ़िया तेजी ही देखी है। तो अभी आप मान के चलिए कि आने वाले जो 3-4 साल, मतलब 2024 खराब गया, 25 खराब गया, 26 भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा जाए। 26 के बाद हमें कुछ हल्का फुल्का कुछ तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि अगर तेज़ी रही है तो कुछ 2-3 साल जो गिरावट है या न्यूट्रल मार्केट रह सकता है। ये चीज़ें होती हैं हमेशा मार्केट के अंदर, ऐसा होता है। फिर आने वाले जो समय है 2027 के आसपास हमें कुछ हल्का फुल्का रिकवरी देखने को मिले या तेज़ी देखने को मिले। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, मान लो अगर आपको IPO अलॉट होता है तो ज़्यादातर यही बढ़िया चीज़ होती है कि भाई जो प्रॉफिट मिल रहा है लेकर एग्जिट हो गए, बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि प्रॉफिट सामने दिख रहा है। बाद में क्या होता है कि भाई ये कोई भी IPO अभी नोट किए होंगे तो अपना हाई बनाता है, उसके बाद थोड़े डाउन आ रहे हैं, तो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लेकर एग्जिट हो गए तो एक सही रहता है कि भाई पैसा हमारे पास सेफ सिक्योर हो जाता है। और शेयर्स के अंदर भी ऐसा ही है। अभी जो शेयर अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिला, थोड़ा ले लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा पैसा बचा लिया। तब क्या कि वापस कोई गिरावट आती है, बड़ी ह्यूज गिरावट आती है, तब उस समय थोड़ा बहुत जो वो पैसा बचा हो उसको वापस इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करके जब वापस हल्का फुल्का मार्केट रिकवर करता है फिर उसको बाहर निकाल लो। मतलब जो आज की तारीख में हमें प्रॉफिट दिख रहा है वो लेना इस समय थोड़ी समझदारी है।
तो ये अभी की कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखिए स्ट्रैटेजीज चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हमेशा रखना चाहिए, और जब मौका आता है कि भाई मार्केट अब डाउन गया है, जैसे आज मार्केट डाउन गया, 2-3 दिन और गया, अब अपने को लगता है कि यहाँ लो लेवल बना रहा है, कोई भी शेयर अपने पास है जहाँ अपने लो लेवल के आसपास आ गए, अब थोड़ा बाय कर लो, फिर वापस थोड़ा सा मार्केट रिकवर करे 1-2 दिन, फिर वापस क्या है कि उसको सेल कर लो। मतलब आपने इतनी सी चीज़ में भी थोड़ा पैसा कमा लिया। तो ये थोड़ी बहुत समझदारी होती है, ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें करनी चाहिए। कि मेरी तरफ से कोई बाय सेल का वगैरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन वगैरह बनाए आप खुद बनाए, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस। मैं सिर्फ आपको जानकारी दी कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो थोड़ी अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।